नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज समापन होगा। समापन समारोह हल्द्वानी में होगा। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सेना ने राष्ट्रीय खेलों में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 38वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, समापन समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। शीर्ष स्थान हासिल किया है सेना ने और पिछले 6 खेलों में 5वीं बार उसके खिलाड़ी अव्वल रहे हैं। आखिरी दिन गुरुवार को सेना ने 9 और पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। सेना के कुल 121 पदक हैं, जिनमें 68 स्वर्ण पदक हैं, 26 रजत और 27 कांस्य पदक हैं। गोवा में 2023 राष्ट्रीय खेलों में वह महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर थे। इससे पहले लगातार 4 राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष रहे थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ने 198 पदक जीते हैं, लेकिन 54 स्वर्ण, 71 रजत और 73 कांस्य पदक थे। हरियाणा के 153 पदकों में 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक हैं। कर्नाटक चौथे और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर रहा। इसके बाद तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब और दिल्ली रहे। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, समापन समारोह को लेकर के आखिर क्या तैयारियां हैं? अमित शाह भी आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल ये बहुत बड़ा सौभाग्य वाली बात है उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के युवाओं के लिए। उन युवाओं के लिए जो खेल में प्रतिभा करते हैं, जो खेल में आना चाहते हैं। इस समय वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुआ और जो युवा थे, खिलाड़ी थे, उनमें प्रतिभा निकल के आई है। 7वें स्थान पर उत्तराखंड है। और अमित शाह जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह और क्या कहते हैं अपना शुभारंभ हुआ था जब पिछले महीने, तब स्वयं मोदी आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था खेलों का। वहां पे जो खिलाड़ी थे उनका उत्साहवर्धन किया। लगातार बीच बीच में सीएम धामी वहां पे पहुंचते रहे और उनका जो है कि जो युवा खिलाड़ी थे, जो आने वाले खिलाड़ी हैं, उनका भविष्य देखते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। और सभी में इतना जोश देखने को मिल रहा है, उन खिलाड़ियों में जोश देखने को मिलना ही था जो मेडल लेके आ रहे हैं। लेकिन जो अब युवा पर जो आगे आने वाला भविष्य है, जिनका जो उत्तराखंड में आने वाला भविष्य तलाश रहे खेल में जो है, उनमें भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। जब देखा जा रहा है कि ये खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, तो आने वाले जो खिलाड़ी हैं जो आज मेडल नहीं ला पाए, लेकिन या जो अब तैयारी कर रहे हैं आगे के खेलों के लिए, उनमें खेलों में उस बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है और वो आने वाला भविष्य तलाश रहे हैं खेल में। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि खेल में भी आगे बढ़ना बहुत जरूरी था। और खेल में जो बच्चा आगे बढ़ता है पढ़ाई के साथ साथ, उसका भविष्य और भी सिक्योर हो जाता है। क्योंकि सरकारों ने अब हर राज्य की सरकार ने ये कह दिया कि जो मेडल आएगा वो सरकारी नौकरी भी 100% पाएगा। तो यही उत्साह देखते हुए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड के लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभा देखने को मिल रही है। जी सतीश, हम आगे आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बीते दिन सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन 50% बढ़ाई गई है, जिसके बाद पूर्व विधायकों की पेंशन अब 40,000 से 60,000 हो गई है। इसी के साथ उनके पेट्रोल और टेलीफोन के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। वहीं सरकार के इस फैसले का कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहरा ने दसोनी ने सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जहां प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी कर्जा लेकर दी जा रही है, प्रदेश में विकास के नाम पर जनता से ठगी की जा रही है, वहीं सरकार अपनी ही प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही है। भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक लगातार सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं और उनकी लंबे समय से मांग थी कि उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, इसलिए सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया है। विपक्ष को जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान भी कई बार पूर्व विधायकों की पेंशन को बढ़ाया गया है। कांग्रेस इससे इनकार नहीं कर सकती है। नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार है। हर
महीने हमें बाजार से उधार उठाना पड़ता है कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, और लगातार राज्य जो है कर्ज में डूबता चला जा रहा है। एक पैदा हुए बच्चे, एक नौनिहाल के ऊपर 45 से 50 हजार का कर्जा पहले हो जाता है। तो आप अपने राज्य की आमदनी देख नहीं रहे हैं और खर्चा आप बेतहाशा कर रहे हैं। मकसद सबको साफ समझ में आ रहा है कि अपने पक्ष में आप रिझाने के लिए, लोगों को झुकाने के लिए, लुभाने के लिए, पलटाने के लिए ये जो मुंह बंद कर रहे हैं लोगों का, कभी पेंशन बढ़ा के, कभी तनख्वाह बढ़ा के, ताकि आपकी सरकार के विरुद्ध कोई जुबान ना खोल सके, वो सबके समझ में आ रहा है। लेकिन ये राज्य हित में तो कतई नहीं है। आपको पहले अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी होंगी, अपने राज्य की आमदनी देखनी होगी। कहीं ऐसा हाल ना हो कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। भाजपा ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस के विरोध को अनुचित पूर्ण और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और प्रदेश दोनों की आर्थिक स्थिति के लिए आवश्यक है। मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आमजन की जरूरत को लेकर हमेशा गंभीर और संवेदनशील रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में उन्होंने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की सौगात दी है। इसके तहत उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट और मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार और विरोध की बजाय बेहतर है कि स्मार्ट मीटर के मामले में कांग्रेस जरूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ले। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं एवं विभाग दोनों को स्मार्ट बनने के दृष्टिगत स्मार्ट बिजली मीटर समय की आवश्यकता है। इससे बिजली खपत से जुड़ी सूचनाओं की ऑनलाइन उपलब्धता, बिजली उपभोक्ताओं की जानकारी, आसानी से भुगतान जैसे कई विकल्प मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस स्मार्ट मीटर को लेकर दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप इसमें हमें इस मीटर लगाने में सहयोग करें। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और जहां तक आप मुझे सुनाई दिया कि प्रीपेड, इसको प्रीपेड मीटर कहा जा रहा है, प्रीपेड मीटर, ये बिल्कुल प्रीपेड नहीं है, स्मार्ट मीटर है। और इसमें कहीं आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई अभी हमारी योजना नहीं है कि इसे प्रीपेड बनाया जाए। पब्लिक से मैं अनुरोध करना है, बिल्कुल घबराए नहीं, हमारा सहयोग करें और ये अच्छे से इस योजना का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होने दें। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, भाजपा कह रही है कि अब स्मार्ट मीटर लोगों के लिए फायदेमंद है, वहीं अब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है कि अगर फायदेमंद है तो कितना फायदेमंद है? देखिए, मैं बात करूं, अभी किसी को इसकी जानकारी नहीं है कि इस मीटर में क्या दिक्कत है और क्या नहीं। सिर्फ अभी जो है आमने सामने सिर्फ विरोधाभास किया जा रहा है, अभी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन बिजली विभाग का कहना है कोई प्रीपेड मीटर नहीं है और ना ये कोई इस तरीके का मीटर है कि जो कि इसमें बिजली का बिल ज्यादा है। ये स्मार्ट मीटर है और स्मार्ट मीटर जो है ये जो आने वाले भविष्य के लिए ये इस तरीके का तय किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है हिंदुस्तान, उसको देखते हुए ये स्मार्ट मीटर है। लेकिन देखना ये है कि अब आने जब लगेगा और जब बिल आएगा, जिस तरीके की कोई दिक्कतें होंगी तब जाके पता लगेगा। लेकिन अभी तो सभी विरोधाभास कर रहे हैं। चाहे मैं अभी ये नहीं कि सिर्फ सरकार कह रही हो, सरकार के कुछ अभी तो कुमाऊं की तरफ की कुछ बेल्ट में ऐसा हुआ कि इनको बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो अब देखना ये होगा कि ये लगते हैं तो लगने के बाद क्या दिक्कतें आती हैं और क्या दिक्कतें इनके सामने। अभी तक जो मीटर लगे हुए हैं उनमें कुछ दिक्कतें ये भी यहाँ आ रही हैं कि जो बाहर पोलों पे लगे रहते हैं मीटर, कोई टूट जाता है, फूट जाता है, कुछ दिक्कत होती है तो वो उसी उपभोक्ता को भरना पड़ता है जिसके मीटर लगे हुए हैं। लेकिन ये स्मार्ट जो मीटर होंगे तो उनमें क्या समानताएं और क्या दिक्कतें आएंगी वो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से सरकार कह रही है कि डिजिटल की ओर जा रहा है हिंदुस्तान, तो वो डिजिटल मीटर लगानी बहुत जरूरी है और आने वाला भविष्य इनका ही है। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जनता स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर रही है। ऐसे में अब यूपीसीएल परिचालन निदेशक मदन राम आर्य ने जनता से अपील की है कि वे विभाग का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं में से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये नई और अच्छी टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार द्वारा हमारे प्रदेश में लाई जा रही है। बिजली से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर घर में कोई अप्लायंस चल रहा है तो वो भी मोबाइल के जरिए देखा जा सकता है और उसे बंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मीटर के जरिए अब बिजली का नियंत्रण जनता के हाथ में होगा।
उन्होंने ये भी कहा कि जनता से अपील उन्होंने की है कि मीटर लगाने में जनता विभाग का सहयोग करे, क्योंकि भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये प्रीपेड मीटर है, जबकि ये प्रीपेड नहीं स्मार्ट मीटर है। मुझे लगता है कांग्रेस ने प्रदेश के हित के लिए कोई अगर अच्छा कार्य हो रहा हो और प्रदेश की जनता के हित के लिए अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, उसका हमेशा से विरोध करने की उनकी नीति रही है। और प्रदेश के अंदर जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो प्रदेश की जनता के हित के लिए है, प्रदेश सरकार के हित के लिए है। ये दोनों की आर्थिकी के लिए अच्छा है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह अराजकता का माहौल बना करके बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य में लोक निर्माण विभाग 334 पुलों को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद में जुट गया है। राज्य में पुराने समय के बने ऐसे 334 पुल हैं जिनकी भार क्षमता अब काफी कम हो चुकी है। इन पुलों की भार क्षमता बढ़ाने के लिए और इन्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। लोक निर्माण सचिव पंकज पांडे ने बताया कि इन पुलों का कार्य एडीबी प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर दिया गया है, जिसका काम अगले 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। इन पुलों की भार क्षमता बढ़ाने के बाद एक तरफ जहां प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, दूसरी तरफ सेना के भारी वाहनों के लिए आवागमन और ज्यादा सुगम होगा। इससे प्रदेश में विकास की गति भी तेज होगी। हमारे विभाग ने पिछले 1.5 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे कि जो उसको बी लोडिंग का पुल हम लोग बोलते हैं, तो उसको अपग्रेड करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया और प्रदेश में 334 पुल जो है प्रथम चरण में आइडेंटिफाई किए गए थे कि इसमें से हम लोग फाइनल करके इस प्रोजेक्ट में डालेंगे। इसके लिए भारत सरकार से सहमति हो चुकी है और एडीबी से इसकी फंडिंग की जा रही है। 1650 करोड़ का करीब इसमें लोन हम लोग को मिलना है। इसकी सहमति हो गई, अभी लोन साइनिंग नहीं हुई है। तो उसमें प्रथम चरण के काम करते हुए हम लोगों ने जो स्टेट हाईवे के जो हमारे पुल हैं, जो महत्वपूर्ण रोड हैं, उनके ऊपर जो बी कैटेगरी के पुल थे, उनको अपग्रेड करने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कर रहे हैं। सतीश, ये पुलों के अपग्रेडेशन का काम में आखिर शासन क्या तैयारियां कर रहा है? देखिए, अब यात्रा सीजन शुरू है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बरसात का सीजन भी शुरू होने वाला है। तो जिस तरीके की दिक्कतें होती हैं उत्तराखंड में, कहीं पुल टूट जाती हैं, कहीं रोडें धंस जाती हैं, तो इस तरीके उनको देखते हुए शासन ने डीपीआर बना चुके हैं और सभी जितने भी क्षेत्रीय अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, सभी डीएम चाहे डीएम हैं प्रत्येक जिले के, उनको सभी को दिशा निर्देश दे चुके हैं कि कितने पुल कितने हैं क्षतिग्रस्त हैं और कितने ए कैटेगरी में, कितने बी कैटेगरी में, कितने सी कैटेगरी में क्या व्यवस्था है और इनको जल्द से जल्द मरम्मत करने की व्यवस्था की जाए। और कुछ पुलों का तो ये डीपीआर बन चुकी है और कुछ पुलों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका अभी मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ, जिनके अभी टेंडर पड़ने बाकी हैं और कुछ जगहों पे ये इस तरीके की स्थिति हो रखी है कि आने वाले जो बरसाती सीजन है उनमें दिक्कतें पड़ सकती हैं। लेकिन अभी जो है फंड जारी होना सरकार से बाकी रह रखा है और जो अगर फंड जारी हो जाता है तो जल्दी इनका मरम्मत शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कोशिश रहेगी कि आने वाले बरसात से पहले जो है इनकी पुलों की सभी की मरम्मत हो जाए, क्योंकि काफी पुल ऐसे हैं जो कि बहुत दिक्कत करने वाले हैं। आने वाले बरसाती सीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले उनके लिए प्राथमिकता रहेगी कि जो बिल्कुल जर्जर हालत में है पुल, जहाँ पे जर्जर हालत में स्थिति देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पे पिछले साल देखा होगा आपने, तो पिछले साल काफी जगहों पे इस तरीके से देखा है पूरे पुल बह गए थे और पूरे पुलों के नीचे खनन सारा निकल गया था। तो कुछ उन जगहों पे खनन पे भी रोक लगा दी गई है। तो देखना यह है कि कब तक ये पुल पूरी तरह से मरम्मत हो पाते हैं और कि कितनी जल्दी फंड आ पाता है। जी सतीश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। जिला सत्र न्यायालय बागेश्वर के सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व नेता बालकृष्ण को रंगदारी और सरकारी काम में व्यवधान जैसे गंभीर अपराधों से दोषमुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ साल पहले बालकृष्ण ने रीमा क्षेत्र अंतर्गत खड़िया खनन काश्तकारों और मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए प्रदर्शन भी किया था। तत्कालीन जिला प्रशासन और खनन कारोबारियों द्वारा बालकृष्ण पर रंगदारी और सरकारी काम में व्यवधान जैसे अपराध
लगाए गए थे और बालकृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद खनन कारोबारी और जिला प्रशासन बागेश्वर अदालत में आरोपों को साबित नहीं कर पाया था। अदालत से दोषमुक्त होने के बाद बालकृष्ण ने न्यायपालिका का धन्यवाद अदा किया है। देखिए, मैं कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने निष्पक्ष एक सच्चाई जो सामने रखी है, आज मुझे जो दोष मुक्त किया है। मैंने पहले भी कहा था, जो मुझ पर लगातार 3 मुकदमे दर्ज करवाए गए थे और 9 धाराएं मुझ पर लगवाए गए थे, वो मैं एकदम गलत थे। मैंने काश्तकारों की पीड़ा को उजागर किया था। काश्तकारों की पीड़ा को उजागर करने के उससे खनन माफियाओं ने मेरे पर ज़बरदस्ती 3 मुकदमे 9 धाराएं लगवाएगी और मुझे जेल के सलाखों में डालने की पूरी कोशिश की गई। हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या है पूरा मामला? जी माधवी जी, बताना चाहेंगे कि जो बागेश्वर जिले में विगत दिनों से जो बालकृष्ण पर मुकदमे और धाराएं लगी थी वो निराधार हो चुकी है। अब वो पूरी तरह से जो कल परसों उसमें दोष मुक्त हो चुके हैं। तो उसमें जो बालकृष्ण ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों की तरफ से जो उन्होंने कार्य किए थे वो उन पर पूरा निराधार है। जो आरोप ये कुछ तो इसमें खड़िया माइनों द्वारा भी उन पर आरोप लगाए गए थे वो भी निराधार है। और अब जो प्रशासन और शासन ने और जो सभी न्यायाधीश द्वारा भी इनको दोष मुक्त कर दिया गया है और उसमें जो ग्रामीण हैं उनकी जीत बताई जा रही है। खुद बालकृष्ण जी बोल रहे हैं कि उनकी जीत है। तो इसमें देखने का विषय ये है कि आगे को बालकृष्ण जी जो पूर्व में कांग्रेस के नेता भी थे और उन्होंने पहले बागेश्वर से कांग्रेस से अपना उम्मीदवारी भी की थी और अभी जो है वो समाज सेवक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। जी माधवी जी मनोज, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए धन्यवाद। बागेश्वर के गोमती घाटी के अंतर्गत आने वाले गांव छत्यानी में ग्रामीणों और प्रधान पति के बीच विकास कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। छत्यानी के ग्रामीणों का आरोप है कि छत्यानी गांव में वास्तविक विकास नहीं हो पाया है। पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया है। पैदल रास्ते और स्वीकृत सड़कें भी गांव से गायब हैं। छत्यानी गांव में हुए छोटे मोटे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार ने भी अपने पैर पसार दिए हैं। वहीं छत्यानी के ग्राम प्रधान पति का कहना है कि 2 साल कोरोना बीमारी के कारण गांव में विकास प्रभावित रहा है। 3 सालों के कार्यकाल में छत्यानी गांव के हर वर्ग तक विकास पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो हमारा विगत 5 साल का कार्यकाल रहा है। आपको तो पता है कि विगत 1.5 साल कोविड काल के कारण कहीं कार्य नहीं हो पाए, लेकिन जो बचे हुए 3 वर्ष हमारे पास थे, हमने अपनी ग्राम पंचायत में भरपूर कार्य किए। जैसे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रस्तों के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में, तो ऐसे हमने अनेक कार्य किए। और हर जनप्रतिनिधि का अपना नेतृत्व होता है, अपना एक उद्देश्य होता है कि जब जनता उसे चुने तो उनके भरोसे पे खरा उतरे। ऐसा कार्य हमने किया। हमने अपने राजकीय इंटर कॉलेज में टाइल फील्ड निर्माण काम करवाया, प्राथमिक स्कूल में मंच टाइल लगवाए, ग्राम पंचायत में गेटों का निर्माण किया, ग्राम पंचायत का गेट का निर्माण करवाया। बात करेंगे देहरादून की, जहां दून पुलिस एक अनोखी पहल शुरू कर रही है। पुलिस के नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज के समय में युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस ने युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है। रायपुर तथा डोईवाला क्षेत्र में पुलिस ने छात्र छात्राओं के बीच जाकर उन्हें नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सभी से दून पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करने की अपील भी की है। वहीं पुलिस ने कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवं आम जनमानस को नशे से दूर रहने तथा नशे के विरुद्ध अभियान में अपने सहयोग देने के लिए शपथ भी दिलाई है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते यातायात को लेकर जिला प्रशासन अब चिंताग्रस्त है, जिसको लेकर जिला प्रशासन देहरादून के सामने कई चुनौतियां नजर आ रही हैं। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए नए प्लान बनाए गए हैं और कई चौक चौराहों का चौड़ीकरण का काम भी किया जा रहा है। साथ ही कई स्थानों पर सड़कों में बदलाव भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां पर पार्किंग व्यवस्था बंद थी उनको भी अब बहाल किया जा रहा है। कुछ फ्लाईओवर को 2 वे भी किया गया है ताकि यातायात व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की जा सके। इसमें कई चरणों पे प्लानिंग की गई थी और मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज हमारी एग्जीक्यूट भी हो चुकी हैं और कुछ अभी गतिमान है। जैसे हम बात करें कि हमको स्पीड रिडक्शन करना था, तो स्पीड ब्रेकर्स, रोड डिवाइडर्स और नई ट्रैफिक लाइट्स, वो सब हमारा मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड। और कुछ नई ट्रैफिक लाइट्स अभी हमने अप्रूव की हैं, वो भी विद इन अ मंथ और सो लग जाएंगी। आईडी पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वनाग्नि नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, इसके लिए यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। वहीं चीफ ऑब्जर्वर और एसएसबी के डीआईजी दुर्गा बहादुर ने बताया कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए संयुक्त रूप से आयोजित इस मॉक ड्रिल में 6 जनपदों के 16 स्थान चिन्हित किए गए हैं। वनाग्नि के कारण विभिन्न परिस्थितियों का किस तरह समाधान करना है, रिस्पांस टाइम कम करना और वनाग्नि को रोकने के लिए जन सहयोग और अन्य प्रभावी उपायों पर मॉक ड्रिल ये की गई है। इन अनुभवों के आधार पर आगे की कार्य योजना को तैयार किया जाएगा। मॉक ड्रिल है, बहुत अच्छा रहा है। ये सभी संस्था इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भी इस एक्सरसाइज में जुड़ा है। जो आप जानते हैं कि नेपाल बॉर्डर में जितने भी एक्सेस है एसएसबी डिप्लॉय है और मैक्सिमम बीओपी जो हम बोलते हैं बॉर्डर आउटपोस्ट है, वो फॉरेस्ट एरिया में फॉल करता है। तो आज के जो एक्सरसाइज जो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो इन्होंने मतलब फॉरेस्ट फायर के अंतर्गत इन्होंने मॉक ड्रिल रखा है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। यह स्कैम सस्ती वेबसाइट और नकली रिव्यू प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को पहले छोटे छोटे इनाम देकर भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें भारी रकम निवेश करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जहां नैनीताल निवासी एक पीड़ित से सोशल मीडिया में विज्ञापन के जरिए 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज गया और वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी भी की गई। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह ने इस मामले का खुलासा किया और बताया कि 2 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ठगों द्वारा सर्कुलेशन में भेजे जाते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अत्यधिक संख्या में है। इसमें आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के ऑलरेडी जो है जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, या जैसे अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। या म्यूचुअल फंड्स हैं, सारे बैंक्स में म्यूचुअल फंड के डेस्क होते हैं। और लेकिन अगर किसी लिंक के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट का अगर कोई आपको प्रमोट करता है कि ये लिंक में के माध्यम से एक वेबसाइट खुलेगी, आप पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। देहरादून में दून पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शातिर अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस को आरोपी के कब्जे से 10 लाख रुपए कीमत के 20 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आरोपी चोर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार एवं नजीबाबाद आदि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से चोरी करता था। आरोपी चौकी के मोबाइलों को चलते फिरते राहगीरों को सस्ते दामों में बेचा करता था। इतना ही नहीं, आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली, बंगाल आदि बड़े बड़े शहरों में भी ये मोबाइल सप्लाई करता था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में अब जुटी हुई है।
बात करेंगे हरिद्वार की, जहां हरिद्वार के मेट्रो हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक का नाम सलोनी बताया जा रहा है। 23 वर्षीय सलोनी का शव हॉस्पिटल के टॉयलेट के अंदर मिला। मृतका पिछले 1.5 साल से मेट्रो हॉस्पिटल में बतौर स्टाफ नर्स काम कर रही थी। लड़की की मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना की जानकारी मिलते ही सिटकुल थाना पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक की टीम ने भी घटनास्थल का इंस्पेक्शन कर कई सुराग जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि हर एंगल पर जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सलोनी नाम की एक जो लड़की है, ये यहाँ पे मेट्रो में नर्सिंग स्टाफ में काम कर रही थी। इनकी ड्यूटी में आज 2 बजे से 8 बजे तक की शिफ्ट में थी। 5 बजे तक ये वहीं हॉस्पिटल में थी और उसी जहाँ पे इनकी ड्यूटी रूम है उसी के बराबर के बाथरूम में इनकी बॉडी मिली। और जब इनको ढूंढा गया नहीं मिली तो संघ के स्टाफ ने महिला, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, उन्होंने जब उस बाथरूम को खटखटाया और तो वो बंद था दरवाजा, उसको तोड़कर ये अंदर गए तो वहाँ अचेत अवस्था में मिली। उसको उनके द्वारा उसको प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस वहां पहुंची है। बॉडी को पंचायतनामे के लिए भिजवाया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।